हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन रेंगर स्टडीज में आप लोगों का स्वागत करता हूं, नमन करता हूं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ही होंगे। अपने रूटीन के मुताबिक आज 8वें लेक्चर लेकर मैं आया हूं। आप सब ठीक से पढ़ाई कर रहे होंगे। अब फॉर्म भर लेने का समय बहुत करीब आ गया, इंतज़ार ना करें। जो लोग नहीं भरे हैं उसको जल्द से जल्द भर लीजिए। आप सबों से यही आग्रह है और यही मैसेज भी है आप लोगों के लिए कि आप लोग फॉर्म भर लीजिए। अंतिम का इंतज़ार नहीं कीजिए, क्योंकि अंतिम समय के लिए लगे रहेंगे, कोई भी कारणवश बाधा आ सकती है। इसलिए आप इसको भर के आगे बढ़िए और तैयारी ठीक ठाक कीजिए, शुरू कीजिए। 8वें लेक्चर में पहुँच गए हम लोग और सिलेक्शन हो जाएगी। आज हिंदी दिवस है और मैं साहित्य का विद्यार्थी भी हूँ, इसलिए आप सबों को हिंदी दिवस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो लोग लाए उनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये 14 सितंबर के दिन ही 1949 ईस्वी में संविधान सभा में एक मत ला करके पारित किया गया था। तब से हिंदी दिवस के रूप में राष्ट्रभाषा बना लिया गया, इसको राज्य भाषा बना दिया गया। भाई राष्ट्रभाषा के लिए मांग तो चल रही थी कि भाई बन जाए, लेकिन इसको बनाया गया क्योंकि राजेंद्र सिन्हा एक जो थे वो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए बहुत संघर्ष कर रहे थे। काफ़ी दिनों से वो लंबा संघर्ष कर रहे थे। उनका ही 50वां जन्मदिन दिवस था 14 सितंबर को, इसीलिए हिंदी को 14 सितंबर को ही राष्ट्रभाषा बनाने के रूप में मत पास किया गया और बनाया गया, इसलिए 14 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब हिंदी पढ़े होंगे, जानते होंगे, और हिंदी के जो 8, 10, 12 जो राज्य हैं वो तो प्योर हिंदी हैं। बाकी जो 7 सिस्टर और दक्षिण भारत जो अपना है वो अलग अलग भाषाएं से युक्त हैं, वहाँ पर भी हिंदी समझ तो जा ही जाती है, बेशक काम इंग्लिश में होती है वहाँ पर। ठीक है, चलिए। हाँ, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट्स भी करें, शेयर करें दोस्तों में, और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं कोई भी नया वीडियो डालूँ तो आप सबों के पास जा सके। कोई भी त्रुटि हो तो आप हमें बता सकते हैं, हम उसको सुधार करने के लिए प्रयासरत न रहेंगे। चलिए, ठीक है। चलिए, उस दिन जो बात हुई थी हमारी कि मौर्य साम्राज्य पढ़ना था आपको, उसमें से सवाल मैंने यही ले लिया कि कलिंग युद्ध का वर्णन कहाँ पे है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एग्जाम में हर 2, 3, 4 साल में रिपीट हो ही जाते हैं। तो कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में है। अब आपको ये नहीं समझ शिलालेख, अब ये नहीं सोचना पड़ेगा कि भाई मैंने शिलालेख क्या कह दिया। 13वें शिलालेख में है। अशोक ने जो शिलालेख, उसमें से 14 शिलालेख थे, 14 में से 13वें नंबर में वर्णन किया गया है कलिंग युद्ध के बारे में। और उसी समय अशोक अपने मतलब हत्या करने के लिए अहिंसा की नीति को अपना लिया, हिंसा को त्याग दिया, और अहिंसा की नीति को 13वें शिलालेख में ही उसी का वर्णन है, 13वें में ही वर्णन है कि वो अहिंसा को अपना लेता है और हिंसा को त्याग देता है। और 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। एक अच्छे से पढ़ेंगे, आप ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। दूसरा नंबर, यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, किसने कहा था? कि मैं इसलिए लिया हूं बीडी सावरकर। जब मैं चैप्टर देखा है, आज देखा कि ये क्वेश्चन बनाऊं आपके लिए, तो उस चैप्टर में मैं क्या कहूं, हर पंक्ति ही सवाल है। सवाल ये था कि भाई झांसी से शुरू किसने किया युद्ध? तो झांसी महारानी लक्ष्मीबाई ने किया। कानपुर से कौन किया? इलाहाबाद से कौन किया? जगदीशपुर से अपने वीर कुंवर साहब ने किया। अगर बिहार के एग्जाम देने जा रहे हैं तो जरूर उसको ध्यान में रखेंगे। कौन अंग्रेज ने उसको दबाया? हर एक लाइन, हर एक शब्द से सवाल निकल रहे थे। मैं कितना बनाता, सवाल हमको एक ही लेना था। इसलिए आप लोग लूसेंट के ऑब्जेक्टिव लगा भी रहे होंगे, और नहीं लगा रहे हैं तो निश्चित लगाइए, आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि हर एक लाइन सवाल था तो कोई एक लेना था, मैं ले लिया इसको। हालांकि ये भी सवाल प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, मैं कोई भी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ सवाल ही यहाँ लेता हूँ, ताकि आपको लगे कि ऐसा तो नहीं है कि आप जो पढ़ रहे हो ठीक है कि नहीं है, ज़्यादा जरूरी है। और प्रीवियस ईयर का सवाल ही अपना आईना होता है, आईना देखना बहुत ज़रूरी होता है कि हम हैं कैसे, तब तो टिप्पणी करेंगे किसी के ऊपर। तो इसलिए मैंने सवाल लिया, यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, कौन कहा था? तो बीडी सावरकर ने कहा था। चलिए, तीसरा नंबर मेरा सवाल था, जो मैं राजमार्ग दिया था परिवहन पढ़ने के लिए। तीसरा नंबर सवाल था कि भाई NH3 कहाँ से कहाँ जाती है? मैं उनको बताया भी था, ये तो खैर आगरा से मुंबई। मैं बता दें NH1 कहाँ से कहाँ जाती है, तो दिल्ली से
पाकिस्तान के बॉर्डर अमृतसर जाती है। दूसरा कहाँ जाती है तो भाई दिल्ली से कोलकाता तक जाती है। तीसरा कहाँ, आगरा से मुंबई जाती है। चौथा कहाँ जाती है तो मुंबई से लेकर चेन्नई जाती है। पांचवा कहाँ जाती है तो पांचवा चेन्नई से लेकर कोलकाता जाती है। छठा कहाँ जाती है तो कोलकाता से लेकर के मुंबई तक आती है। सातवां जो बताया था मैं, सबसे लंबा जो था वाराणसी टू कन्याकुमारी, ये बताया जो 44 एक कर दिया गया आज का। सबसे लंबा NH वही था जो कि वाराणसी आज भी है, वाराणसी टू कन्याकुमारी। कन्याकुमारी आप पढ़े होंगे निश्चित तौर पे, आपको मिला भी होगा, नहीं पढ़े हैं तो फिर से पढ़िएगा। आप पढ़े होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप सब पढ़ के ही आते हैं। कल का सवाल मैं कल मैथमेटिक्स में डिस्कस किया, आप सब देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो सब जाकर देखें। मैं मैथ्स अपने रूटीन के अनुसार डाला था और उसमें सवाल 2-4 कर लिया करें। मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग NTPC भरे होंगे उनको भी काम आएगा। मैथ्स रीजनिंग तो पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए, ग्राम पंचायत का संगठन किस आर्टिकल में है तो 40 में है, मैं बता दिया। इसी में दिया गया था ग्राम पंचायत का संगठन किस में है तो 40 में है। सबसे पहले जब पंचायती राज हम पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज जब हम पढ़ेंगे उसमें मिलेगा कि पहला ग्राम पंचायत को नागौर जिले राजस्थान में पंडित जवाहरलाल नेहरू उसमें प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू नागौर पंचायत को सबसे पहले जाकर शुरू किए थे। पंचायती राज वहाँ से शुरू हुआ था, राजस्थान से। तो आप पढ़ेंगे तो मिलेगा। हालांकि वो पंचायती राज जिस दिन मैं लूँगा वो मिलेगा, उसके लिए चिंता न करें। दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन से लेंस उपयोग किए जाते हैं तो मैं उस दिन भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा किया जाता है तो अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा किया जाता है अवतल लेंस, ठीक है। और दूरदृष्टि दोष के लिए कौन सा किया जाता है उत्तल लेंस। तो ये आप पढ़े होंगे, निश्चित तौर पर पढ़े होंगे। चलिए, उत्कृष्ट धातु कौन कौन से हैं, बहुत बढ़िया। तो उत्कृष्ट धातु कौन कौन से हैं, गोल्ड है, प्लैटिनम है, गोल्ड है, प्लैटिनम है, मरकरी है, ये सब चीज़ें। गोल्ड है, प्लैटिनम है, मरकरी है, तो ठीक है। और उसके बाद मैं सवाल दिया था बजट से। बजट आप सब बहुत बेहतर पढ़े होंगे। बजट कौन पेश किया था, चलिए 7वां सवाल वही था। बजट कौन पेश किया था, सुशील मोदी किए हुए थे। वित्त मंत्री जनरली पेश करते हैं बजट को वित्त मंत्री जनरली पेश करते हैं, सुशील मोदी पेश किए हुए थे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आज का लेक्चर शुरू करूं। चलिए ले लिए होंगे। अब मैं इसे इरेज करता हूं, आप सबकी इजाजत, मैं इरेज कर रहा हूं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखते रहिए। निश्चित तौर पे मैं बोर्ड पे दिए जा रहा हूं। टेस्ट सीरीज बस 8 लेक्चर हो गया। 12 अक्टूबर का इंतजार कीजिए, सिलेबस खत्म हो जाएगा, लगाते रहिएगा। अभी जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर से जाकर के लुसेंट का ऑब्जेक्टिव बनाते रहिए। और करंट अफेयर बिल्कुल पढ़िए। मैं बार बार करंट अफेयर इसीलिए बोल रहा हूँ, 20 से 22 सवाल होते हैं। आप सिलेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इसका डिसाइड करंट अफेयर करता है कि आप हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। आपकी सिलेक्शन, आप बाहर हैं या अंदर हैं। एक करंट अफेयर अगर आप छोड़ के चल रहे हैं कि नहीं ये हो जाएगा, तो ये आपकी भ्रम है, भूल है। निश्चित तौर पे आप कोई एक मैगजीन फॉलो करें, हो सकता है कि आप जहाँ रहते हैं मैगजीन नहीं मिलता, मैं मानता हूँ इस बात को। और कोरोना को लेकर के और भी समस्या मैगजीन को लेकर हुई होगी, लेकिन आप ऑनलाइन पढ़िए करंट अफेयर। करंट अफेयर अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप सिलेक्शन से दूर जा रहे हैं। कड़वा सच को तो अपनाना ही पड़ेगा, इससे बाहर नहीं जा सकते। चलिए, करंट अफेयर अगर जो ऐसे पढ़ रहे हैं, फरवरी माह का करंट अफेयर पढ़ना है। इसमें आर्थिक सेक्शन और राजनीतिक सेक्शन है, दोनों सेक्शन आपको पढ़ने हैं। और जो लोग डेट से पढ़ रहे हैं 1 से लेकर के 10 तक, अब हम टारगेट बनाएंगे कि एक करंट अफेयर को 3 दिन में पढ़ें और चौथा दिन मिसलेनियस पढ़ेंगे, चौथे दिन रिविजन करेंगे। चलिए, दूसरा, गुप्त साम्राज्य, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। गुप्त साम्राज्य का स्थापना कौन किया था, श्री गुप्त ने किया था। गुप्त साम्राज्य में जरूर पढ़ेंगे जो क्या क्या राज बने, क्या थे उनकी अच्छाइयाँ, क्या बुराइयाँ थी। उस समय खेती के लिए वास्तु स्थान, चरागाह, क्या क्या बोलते थे उस समय के समय में, ये आप जरूर ध्यान दीजिएगा। मैं ही बताऊंगा तो मुझे काफ़ी समय लग जाएगा। गुप्त साम्राज्य पढ़ाने के लिए 2 लेक्चर चाहिए, तो इसलिए आप पेज नंबर 13-14 नोट डाउन कर लीजिए। पेज नंबर 13-14 गुप्त साम्राज्य आप यहाँ से पढ़ लेंगे। एंशिएंट अपना, उम्मीद करता हूँ कि कल या परसों, मतलब 2 लेक्चर में एंशिएंट अपना खत्म हो जाएगा निश्चित तौर पर। फिजिक्स और केमिस्ट्री भी अपना खत्म होने के कगार पे ही है।
गुप्त सम्राट पेज नंबर 13-14 पढ़ेंगे। तीसरा चैप्टर भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें 5 पेजों में था, अब 46 से लेकर 48 की अंतिम लाइन तक पढ़ लेंगे। स्वतंत्रता संघर्ष 1857 की सारी क्रांति पढ़ेंगे आप, 1919 पढ़ेंगे, 1917 पढ़ेंगे, 1915 पढ़ेंगे, 1914 पढ़ेंगे, सारे पढ़ते आएंगे। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में पढ़ेंगे, उसमें किसको गिरफ्तार किया गया था, किसकी उसमें फांसी हुई, किसने जनरल हो डायर को क्या किया गया, हटाया गया, कैसे बर्बरतापूर्वक गोलियां अमृतसर में चलवा दी गई। जालियांवाला बाग हत्याकांड के किसको कहते हैं, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो आप डेट जरूर याद रखेगा, खिलाफत आंदोलन कब हुआ, ये सब कुछ मतलब आप जो तीन टॉपिक में आपको जो पढ़ेंगे यहाँ तक 46 से 48 तक इतना ही है। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके बाद लाहौर अधिवेशन हुआ, लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसके सबसे पहले तो नेहरू रिपोर्ट आया था, जिसको मोतीलाल नेहरू, उसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे, जिसका विरोध सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और लाहौर अधिवेशन हुआ 1929 ईस्वी में, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए। और जो नेहरू रिपोर्ट आया था, मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे 1928 ईस्वी में, जिसका विरोध सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू किए। और 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन हुआ। तो ये आप जरूर पढ़ेंगे। गोलमेज सम्मेलन जो इंग्लैंड में हुआ था 1930, 31 और 32, 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ। इसमें कौन ऐसे भारतीय थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। उसके बाद ये आप जरूर पढ़ेंगे कि कांग्रेस सिर्फ कौन से गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुआ था, तो कांग्रेस सिर्फ दूसरा 1931 दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस शामिल हुआ था, जिसके प्रतिनिधित्व करने महात्मा गांधी गए हुए थे। ये आप जरूर पढ़िएगा। ये सब चीज लगातार पूछी जाती है कि गोलमेज सम्मेलन में गए, कौन से गोलमेज सम्मेलन में गए, बात मानी गई नहीं मानी गई, क्या हुआ क्यों हम नहीं गए, ये सब चीज आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये गांधी इरविन समझौता भी इसी बीच में हुआ था, तभी हम जाने के लिए थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में हम जब एपीआर नहीं हुए, कांग्रेस नहीं हुई एपीआर, तो फिर गांधी इरविन समझौता हुई। फिर उसके बाद कांग्रेस की तरफ से गांधी जी 1931 ईस्वी में इंग्लैंड में गए थे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल हर साल पूछे जाते हैं। चलिए, जनगणना वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पिछले 10 साल से हम यही पढ़े जा रहे हैं। 2011 की जनगणना जो कि 21 में परिवर्तन हो जाएगी, तो इस बार भर लाभ उठाइए। 2021 के एग्जाम में उम्मीद है कि 21-22 के समय में जब आएगा तो नया पढ़ेंगे, अभी एक 2 साल दोबारा यही पढ़ेंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसमें जरूर पढ़ेंगे साक्षरता दर। साक्षरता दर क्या है, गरीबी, लिंगानुपात क्या है, कहाँ का लिंगानुपात सबसे कम है, हालांकि हरियाणा का है, मैं बता दे रहा हूँ। सबसे अधिक कहाँ का है, तो केरल का है, ये भी मैं बता दिया। लेकिन जरूर पढ़ेंगे, लिंगानुपात जरूर पढ़ेंगे। शिक्षा में कौन सा पढ़े, ऊपर है कौन सा नीचे, तो हम बिहार हैं, इसमें दिक्कत की बात नहीं है, हम नीचे से रहते हैं, तो बिहार अपना नीचे पे है। तो कौन सबसे ऊपर है, कौन सबसे नीचे है, यूटी में सबसे ऊपर कौन है, यूटी में सबसे नीचे कौन है, साक्षरता दर में। लिंगानुपात में सबसे ऊपर कौन है, लिंगानुपात में सबसे नीचे कौन है, कहाँ की जनसंख्या ज्यादा है, कहाँ की सघन जनसंख्या ज्यादा है, तो अपने बिहार में सघनता सबसे ज्यादा है। जनसंख्या की दृष्टि से अपना बिहार कौन से राज्य है, ये जरूर पढ़ेंगे आप। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य सबसे बड़ा है, तो छत्तीसगढ़ राजस्थान सबसे बड़ा है। जनगणना जरूर ध्यान से पढ़ेंगे इसको आप, बहुत है। उसमें बिहार के परिप्रेक्ष्य में जरूर पढ़ेंगे कि बिहार में साक्षरता दर किस जिले में सबसे अधिक है, तो गोपालगंज में है, वो गोपालगंज में है। अपने बिहार में सबसे ज्यादा सघन आबादी कहाँ है, तो शिवहर एक जिला पड़ता है। शिवहर एक जिला है, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी के बीच में। आप बिहार में जब जाएंगे तो एक मोतिहारी और सीतामढ़ी एक जगह पड़ता है, तो उसी बीच में एक शिवहर है। बहुत छोटा जिला है, लेकिन हालांकि वहाँ के सघनता के मामले में सबसे ज्यादा शिवहर है। बहुत छोटा जिला है, जहाँ से रामा देवी सांसद है, तो जरूर पढ़ लीजिएगा। ये सब चीज जरूर पढ़ना है। सघनता कहाँ पे ज्यादा है, अपने देश में सघनता सबसे ज्यादा कहाँ है, सबसे कम कहाँ है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम है सघन के मामले में, और अपना बिहार सबसे ज्यादा है। प्रति किलोमीटर में कितने लोग बसते हैं। साक्षरता दर, लिंगानुपात, हर कुछ पढ़ेंगे आप। सबसे गरीब राज्य कौन है, सबसे धनी कौन है, प्रति व्यक्ति आय कहाँ के सबसे ज्यादा है, कहाँ का कम है, ये सब चीज थोड़ा ध्यान से। जनगणना रिपोर्ट बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। 2 से 3 सवाल मिनिमम, 2 से 3 सवाल आपके बीपीएससी हो, एसएससी हो, एसआई हो, ईएसआई हो, कोई भी पीसीएस एग्जाम हो। हालांकि यूपीएससी भी 1 से 2 सवाल और एक एग्जाम 2 से 3 सवाल हर साल पूछना ही है। और आप बिहार के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं तो बिहार की जनगणना जरूर पढ़ेंगे कि कहाँ का महिला साक्षरता दर कहाँ की सबसे ऊंची है, महिला साक्षरता दर सबसे नीची कहाँ की है,
अपने बिहार में महिला सदस्य सबसे ऊपर कहाँ है, सबसे नीचे कहाँ का है, सबसे गरीब जिला कौन सा है, जरूर पढ़ेंगे आप। अपने बिहार के परिप्रेक्ष्य में जरूर पढ़ेंगे और सेंट्रल के परिप्रेक्ष्य में भी जनगणना को पढ़ेंगे, जो कि लुसेंट का पेज नंबर 113 से 115 में दिया है। और बिहार की जनगणना के लिए आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। इसके पास क्रोन की बुक मैं बोला था खरीदने के लिए, आप सब खरीदे भी होंगे। क्रोन के बुक में दिया हुआ है, बिहार की जनगणना पढ़िए, वहाँ से पढ़ सकते हैं। इम्तियाज अहमद किसी के पास हो वहाँ से पढ़ सकते हैं। कहीं से जो बिहार की बुक है आप बिहार की जनगणना वहाँ से निश्चित पढ़िए मेरे भाई। नहीं होता है ऑनलाइन डाउनलोड कर लीजिए बिहार जनगणना सेंसस ऑफ बिहार और उसको पढ़िए। सेंसस ऑफ बिहार लोड कीजिए और पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना पड़ेगा आपको। चलिए, आर्थिक सर्वेक्षण बिहार का पढ़ना है। हालांकि एक सवाल हो सकता है कि केंद्र से पूछ ली जाए, उतना आप नहीं पढ़िए। 3 से 4 सवाल आर्थिक सर्वेक्षण बिहार का पढ़ लीजिए, जो कि आप लोग तो एसआई में है ना, एसआई में 1 से 2 सवाल यहाँ से पूछ लिए जाएंगे। बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण कैसे पढ़ेंगे आप, ऑनलाइन जाएंगे, डालेंगे सीधे इकोनॉमी सर्वे ऑफ बिहार 2019 डाल देंगे। इकोनॉमी सर्वे हमेशा, सर्वे का मतलब होता है सर्वेक्षण, जो साल बीत गई होती है वित्तीय वर्ष उसका सर्वे आता है। और बजट अगले वर्ष के लिए दिया जाता है। बजट का मतलब ही होता है हमारा लेखा, जो अगले साल में हम क्या करने वाले हैं, हमारा क्या प्रोग्राम है, कहाँ कितना खर्च करने वाले हैं, डेटा बनाना, स्ट्रक्चर बनाना, लेखा जोखा रखना, उसको बजट कहते हैं। और सर्वे का मतलब ही होता है पिछले साल में हमने क्या गेन किया, क्या लॉस किया, क्या अच्छाई रही, क्या बुराई है, उससे सर्वे मतलब सर्वेक्षण करना, इकोनॉमी सर्वे कही जाती है। 1-2 सवाल वहाँ से रहेंगे। तो बिहार इकोनॉमी सर्वे पढ़िए। केंद्र का तो हालांकि बहुत बड़ा, बिहार का भी 543 का समथिंग पेज में है। खैर हम लोग को तो मजबूरी है पढ़ना, क्योंकि मैथ्स लिखना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव से काम नहीं चलेगा। लेकिन आप सब ऑनलाइन ही काम चला लीजिए, काम आपका चल जाएगा। ठीक, संघीय कार्यपालिका 163 से 167 संघीय कार्यपालिका। अब कार्यपालिका आप लोग समझ रहे होंगे, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, ये 3 लोकतंत्र में होता है। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। किसको किसको कहते हैं? विधायिका तो वो होती है भाई जो कानून बनाती है, जो कानून बनाती है संसद। न्यायपालिका जुडिशियरी को कहते हैं, जो आप जानते हैं, न्याय देने वाले। और तीसरा कार्यपालिका, पूरे प्रशासन विभाग इसी में आते हैं, जिसको जो कार्य में क्रियान्वयन करते हैं उसको क्रियान्वयन करते उसे कार्यपालिका कहते हैं। कार्यपालिका में सारे प्रशासन विभाग इसी में आते हैं। आप सब भी एक कार्यपालिका के मेंबर होंगे, सदस्य होंगे, उसी के एक भाग होंगे आप सब जब सिलेक्ट हो जाएंगे उस दिन। कार्यपालिका उसको कहते हैं। विधायिका जो कानून बनाती है, कार्यपालिका जो कानून को धरती पे ला करके लागू करती है, और न्यायपालिका जो न्याय करती है। 3 स्तंभ होते हैं कोई भी लोकतंत्र के लिए, 3 स्तंभ होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। चलिए, इसमें आप पढ़ना है आपको राष्ट्रपति, तो यहाँ जरूर पढ़िएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति में पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, किस आर्टिकल के तहत इनको चुना जाता है, राष्ट्रपति को चुनने की क्या तरीका है। एकल सर्वकर्मण्य विधि द्वारा उनको चुना जाता है। जो वोटिंग होता है उसको बोलते हैं एकल सर्वकर्मण्य विधि द्वारा चुना जाता है। तो राष्ट्रपति को कैसे चुना जाता है, राष्ट्रपति में कौन कौन से लोग वोट देते हैं, तो सारे निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति को वोट देते हैं। लोकसभा, राज्यसभा और बिहार में भी विधानसभा। ध्यान रखिएगा, विधान परिषद नहीं देते, विधान परिषद वोट नहीं देते राष्ट्रपति को। यहाँ भी जो मनोनीत सदस्य हैं, मनोनीत आपको समझ में, मनोनीत का मतलब राष्ट्रपति को अधिकार होता है कि लोकसभा में मनोनीत करके भेजे और राज्यसभा में मनोनीत करके भेजे। 2 सदस्य लोकसभा में मनोनीत करने के लिए होते हैं और राज्यसभा में 12 सदस्य होते हैं राष्ट्रपति मनोनीत करने के लिए। तो जो भी मनोनीत सदस्य हैं ये लोग नहीं देंगे, विधान परिषद वोट नहीं देगा। जो चयनित हैं वही लोग देंगे, सिर्फ जो चुनाव लड़के आए हैं वो लोग वोट देंगे। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोट देते हैं, कौन कौन नहीं देते हैं, उपराष्ट्रपति में कौन से वोट देते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लोकसभा राज्यसभा के लोग देते हैं और लोग विधान परिषद के लोग उपराष्ट्रपति के लिए वोट नहीं देते। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, कौन कौन से लोग वोट देते हैं राष्ट्रपति को, कैसे चुना जाता है, राष्ट्रपति को हटाने का विधि क्या है। महाभियोग 61 आर्टिकल 61 के द्वारा प्रधानमंत्री हमेशा, इसीलिए प्रधानमंत्री मजबूत है क्योंकि महाभियोग लगाया जाता है। राष्ट्रपति में क्या अधिकार है, क्या उनको चुनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, राष्ट्रपति के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, उनका कार्य क्या है, उनके अंदर में अधिकार क्या है, उनका अधिकार क्या है, जरूर पढ़िएगा। उनको हटाया कैसे जाएगा। अब आर्टिकल 61 द्वारा अध्यादेश पारित करके महाभियोग लिया करके आर्टिकल 61 द्वारा हटाया जा सकता है। हालांकि विधि बहुत टफ है, आप पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा। मैं बताने लगूँ तो राष्ट्रपति पर ही 2 लेक्चर लेना पड़ेगा।
कौन से विधि द्वारा चुनाव इनका किया जाता है, राष्ट्रपति को कैसे राज्यसभा के सभापति होते हैं, इनका वेतन भत्ता कितना होता है, कहाँ से वेतन भत्ते आते हैं, ये सारी चीज़ आप पढ़ेंगे। राष्ट्रपति के अंदर में कौन कौन से अधिकार होते हैं, ये सब कुछ आप थोड़ा ठीक से पढ़ लेंगे। चलिए, संघ की बात जब आप कर रहे हैं तो संसद जरूर पढ़ना होगा, बिना संसद पढ़े तो संघ की बात खत्म ही नहीं होगी। चलिए, विद्युत धारा करंट चैप्टर पढ़ना है, पेज नंबर 206-7, बहुत आसान टॉपिक है। विद्युत धारा अदिश है या सदिश है, आपको हम पढ़ाए हुए हैं, रोज रोज एक ही बात नहीं बताएंगे, आप सब देखते रहिए। सदिश राशि, अदिश राशि, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, कैसे काम करता है, प्रतिरोध रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, वोल्ट किसे कहते हैं, ये सब चीज़ ध्यान से पढ़ लेंगे आप। दोनों में रिलेशन क्या होता है, वोल्ट इक्वल टू IR, रिलेशन कैसे मैं बोल भी दिया, IR रिलेशन भी पढ़ लेंगे आप, क्या है ये सब कुछ थोड़ा आप करंट चैप्टर थोड़ा ठीक से देख लेंगे आप, इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत आसान टॉपिक। अंत में अधातु 206 और 7, अधातु नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल इंग्लिश समझते होंगे समझ लेंगे, नॉन मेटल पढ़ना है। अधातु, धातु किसे कहते हैं, इसमें धातु में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, कौन सा गुण पाए जाते हैं, पहचानने का तरीका क्या है, क्या क्या इस्तेमाल है इसका, किसमें इस्तेमाल किया था, किसमें नहीं किया था, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेंगे। चलिए आप पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत हो तो हमको मैसेज कीजिए, और सारे वीडियो भी आते रहेंगे। जिस तरह मैथ्स मैंने कल शुरू कर दिया, और भी एग्जाम आएंगे उसके बारे में बताया जाएगा। 15 दिसंबर से NTPC का डेट भी अनाउंस किया गया है, आप सबों को पता ही होगा। तो आप सब पढ़ते रहिए, लगे रहिए, एग्जाम 5-6 हैं, लगातार 5-6 एग्जाम है, जो लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ते ही होंगे। चलिए ध्यान से पढ़िए, टेस्ट सीरीज वगैरह लगाइए, ठीक है। थैंक यू, दैट्स ऑल।